नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, 6 क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 4th चैप्टर हम आज पढ़ने वाले हैं, मानचित्र। और जो लास्ट हमारी क्लास हुई थी पृथ्वी की गतियां, उससे संबंधित आपको एक प्रश्न का जवाब देना है। अच्छा, इसके अलावा जो लास्ट वीडियो था उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किए थे, खूब सारे कमेंट किए, और सबने सही जवाब भी दिया था। जो प्रश्न पूछा था कि कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं, तो सभी का बहुत सही जवाब था। तो लास्ट जो क्लास थी पृथ्वी की गतियां, उसमें से आपको एक क्वेश्चन बताना है कि सूर्य कर्क रेखा पर सीधा कब चमकता है। कौन सी तिथि है और मंथ है जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। तो आज हम आगे पढ़ते हैं। मानचित्र। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं, तब ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के किसी एक भाग का, जैसे मान लीजिए देश है, कोई राज्य है, जिला, शहर, गांव, इनके बारे में अध्ययन करना चाहे, तो वो हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। तो देखिए, जब हम पूरी अर्थ के बारे में जानना हो तो हम इजीली ग्लोब से समझ सकते हैं। लेकिन जब हमें पर्टिकुलर किसी एक देश के बारे में, किसी एक जगह के बारे में, कोई शहर या गांव के बारे में बताना हो, तो वहां ग्लोब काम नहीं आता, उतना सुविधाजनक नहीं होता। तब हम प्रयोग करते हैं मानचित्र का। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। पैमाने के माध्यम से, यह पैमाना क्या होता है अभी आगे आएगा। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। अब मैं बता ही देता हूं। जैसे पैमाने का मतलब यह हो गया कि मान लीजिए कोई वास्तविक दो जगह के बीच की दूरी है 10 किलोमीटर, और मैप के अंदर मैंने उसको दर्शा दिया 1 सेंटीमीटर से। तो यह है पैमाना कि 1 सेंटीमीटर बराबर में 10 किलोमीटर। वास्तव में उन दो जगह के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। अब जो मैप के अंदर तो आप इतनी दूर का कोई नहीं बना सकते ना, तो उस 10 किलोमीटर को हमें किस में मापना पड़ेगा, एक अनुपात लेना पड़ेगा कि अच्छा हम इसको मैप में क्या माने। तो हमने 1 सेंटीमीटर बराबर में 10 किलोमीटर मान लिया। तो मैप के अंदर भी जहां 2 सेंटीमीटर, एक और एक के बीच की दूरी जो 1 सेंटीमीटर है, वो 10 किलोमीटर को बताएगी। या जैसे 100 किलोमीटर है, उसको हमने 1 सेंटीमीटर मान लिया, या 200 किलोमीटर है, उसको हमने 1 सेंटीमीटर मान लिया। तो 1 सेंटीमीटर बराबर में 200 किलोमीटर। तो मैप के अंदर दो स्थानों के बीच की दूरी जहां 1 सेंटीमीटर की दूरी हो रही है, इसका मतलब उतना 200 किलोमीटर का गैप है उन स्थानों में। यह होता है पैमाना। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को और कुछ तथ्यों को दिखाते हैं। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है, तब एक एटलस बन जाती है। एटलस विभिन्न प्रकारों और अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होती है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो मानचित्र पर ग्लोब से ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है निश्चित रूप से। अब एक तो आपके मान लीजिए रूम में ग्लोब रखा हुआ है, और एक आपके रूम में इंडिया का, राजस्थान का और वर्ल्ड का मैप है। अब किससे जानकारी आपको ढंग से और ज्यादा प्राप्त होगी? तो मानचित्र से ही होगी, क्योंकि ग्लोब पर उन सारी चीजों को दर्शाना संभव। ग्लोब तो पूरी पृथ्वी का है, पूरी अर्थ है वो। ग्लोब क्या है? अर्थ का एक नमूना है, एक प्रतिकृति, एक कॉपी है पृथ्वी की। तो इतने बड़ा जो ग्लोब है, उस पे आप कैसे स्टेट को दर्शाओगे, किसी कंट्री का, कैसे गांव के बारे में बताओगे? तो मानचित्र कई प्रकार के हैं। एक होता है भौतिक मानचित्र। अब भौतिक से नाम से ही क्लियर है, मतलब वहां की जो भी प्राकृतिक आकृतियां हैं, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। तो एक तो ये हो गया, जिसको आप इंग्लिश में फिजिकल मैप कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र क्या होता है? राज्य, नगर, शहर, गांव और विश्व के विभिन्न देश, राज्य, उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तो एक ये मैप होता है जिसमें सिर्फ स्थानों के, जिलों के नाम वगैरह ही लिखे होते हैं, जबकि भौतिक वाले के अंदर पर्वत, पठार वगैरह, नदियां, ये सब भी बने होते हैं। तो आपके रूम में ये दोनों मैप होने चाहिए, राजस्थान के, इंडिया के और वर्ल्ड के।
तो एक मैप शायद 20 से 25 रुपए के आसपास आ जाता है, एक सिंपल जो मैप होता है। तो आप उसको अपनी दीवार पर लगाइए और डेली उसको रीड आउट करें, तब ज्योग्राफी अच्छे से क्लियर होती है। इसके बाद आता है थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क, वर्षा मानचित्र, वन और उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए सड़क मानचित्र वर्षा के बारे में बताने वाले मानचित्र होते हैं। अब मौसम विभाग है, वो वहां किसका प्रयोग करेगा? मुख्य रूप से वर्षा वाले मानचित्र का प्रयोग करेगा। वन विभाग है, वो वन वाले मानचित्र का प्रयोग करेगा। पूरा मानचित्र बना हुआ है, और अब जो उनके अंडर में एरिया आता है, कौन सा मानचित्र कहां है, मतलब कौन सा वन किस क्षेत्र में कितनी अधिकता है, कहां कम है, पूरा मानचित्र होगा। अब जैसे मान लीजिए आप ये मूवीज वगैरह में देखते हैं कि जो पुलिस विभाग है, तो वो ऑफिस के अंदर उनका पूरा जो सिटी है, जैसे मान लीजिए मुंबई, तो पूरे मुंबई का जो एक मैप है वो बना होता है, कौन सी सड़क कहां से निकलती है, कौन सी सड़क किधर से निकलती है, कौन सा चौराहा है, ये चौराहा, फिर ये चौराहा, फिर ये चौराहा, फिर ये सर्किल, फिर ये सर्किल, फिर ये सर्किल, यहां से ये हाईवे, यहां से ये क्या है, वो पूरा क्या हो गया? सिटी का मैप हो गया। तो इस तरह से अलग अलग मानचित्र होते हैं। तो सड़क मानचित्र आप कई बार देखते हैं कौन सी सड़क कहां से कैसे जाती है, जैसे ये जो बस स्टैंड वगैरह बने होते हैं, जहां ये जयपुर में सिटी बसें जो चलती हैं, तो आप कभी भी ज्यादातर किसी बस स्टैंड के पास में देख लेना, आपको एक रूट मैप मिलेगा, रोड मैप के नाम से, कि कौन सी सड़क किधर से निकलेगी, कौन सी सड़क कहां मिलेगी, ताकि जो भी वहां आता है तो उसको ध्यान में रहे। तो इसे कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। मानचित्र के 3 घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है कि जब कागज की एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। तो इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल का वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। जैसे आपके विद्यालय और घर के बीच की दूरी है 10 किलोमीटर, तो मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से इसको व्यक्त किया गया, जिसका मतलब है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल जो है, 1 सेंटीमीटर वो स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना क्या होगा? 1 सेंटीमीटर बराबर में 5 किलोमीटर। और आपके पास जो भी मैप हो, आप किसी भी मैप में देख लेना, साइड में छोटे से कोने में लिखा होगा पैमाना क्या है। वो 1 सेंटीमीटर बराबर में निश्चित रूप से वहां लिखा होगा 50 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है। कितना पैमाना है, किस हिसाब से माना गया है उस मैप में 100% पैमाना जरूर लिखा होगा। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। इस जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है, इसे छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। तो जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों को जैसे महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाना हो, तो हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अब कोई गांव का ही मैप बनाना है तो वहां दूरी कम हो जाएगी, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर में 10 किलोमीटर हो सकता है। लेकिन अब किसी मान लीजिए महाद्वीप को ही दिखाना है, पूरा एक मैप है और वो सिर्फ महाद्वीप के बारे में है, तो अब महाद्वीप महाद्वीप के बारे में दिखाओगे तो अब कितनी दूरी होगी, उसमें दूरी भी उतनी ज्यादा होगी, तो फिर वहां मानचित्र के अंदर भी जो है दूरी बढ़ जाएगी। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। दूरी ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा बड़ा गैप होगा, तो छोटे पैमाने वाला, और जहां दूरी कम है, जहां मतलब कम दूरी को दिखाना हो,
तो वहां बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो बड़े पैमाने वाले के अंदर तो फिर वो चूंकि पर्टिकुलर जिसकी दूरी जितनी ज्यादा दूरी कम हो उस स्थान में, तो इसका मतलब एक एक चीज बहुत अच्छे से बता सकते हैं। अब एक तो महाद्वीप का मैप है कि 7 महाद्वीप बने हुए हैं, ऐसे 7 महाद्वीप बने हुए हो तो 7 महाद्वीप के बारे में बताना है। और एक मान लीजिए आपको सिर्फ पर्टिकुलर किसी गांव के बारे में बताना है, तो गांव का मैप भी इतना बड़ा है तो आप उसमें इजीली एक एक चीज के बारे में बता सकते हो। ये जैसे एक गांव का मानचित्र है, तो आप देखिए कितना इजीली इसमें बता पा रहे हैं। एक तो ये दिशा आएगी, ये सामुदायिक केंद्र हो गया, ये पेड़ है, ये खेल का मैदान है, ये विद्यालय है, ये कुआं है, और ये पीओ, ये दुकानें, ये विकास का घर, शीला का घर, क्रीम का घर, ये फलोद्यान है। तो ये जो अब पैमाना इसमें देखें यहां, ये पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर में 10 मीटर का पैमाना है। तो इस हिसाब से अब आगे क्या है, दिशा। अधिकतर मानचित्रों के ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहते हैं। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व पश्चिम दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। 4 मुख्य दिशाओं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को दिखाया गया है, वे प्रधान दिग बिंदु कहे जाते हैं। ठीक है ना, ये और बीच की 4 दिशाएं हैं, उत्तर पूर्व, ये उत्तर पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम और ये दक्षिण पूर्व। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो अब जैसे राजस्थान में आप पढ़ते हैं कि अरावली की दिशा क्या है, यह राजस्थान का मैप है। तो अरावली की दिशा क्या है, पश्चिम से पूर्व है या उत्तर से दक्षिण है। राजस्थान के अंदर अरावली की डायरेक्शन क्या है, राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग। तो आप कहते हो साहब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, इस डायरेक्शन में है अरावली, लगभग इस डायरेक्शन में है। तो किसी को कहो कि राजस्थान का मैप उसको पता हो और हम कहें कि अरावली की डायरेक्शन को है, हम कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, तो वो समझ आएगा कि अच्छा ये इस प्रकार से होगी। ये जैसे राजस्थान का मैप है, मान लीजिए यूं, आपनो राजस्थान, ये हो गया ना, राजस्थान हो गया, ये राजस्थान ऐसा ही है दिखने में। तो अरावली की डायरेक्शन क्या है, ऐसे ही तो बनाते हैं अपने यूं। निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर का भी ये कोई ऐसी आप जरूरत नहीं है पता लगाने की कि विकास का घर का है और दुकानों में विद्यालय की दिशा क्या है। ये छोटे बच्चों के प्रयोग करने के लिए है। हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रहेगी। तो ये जो एक दिक् सूचक यंत्र है, ये कि हमेशा नॉर्थ की तरफ। ये आजकल जो ये फोन होते हैं एंड्रॉइड फोन वगैरह, इनके अंदर भी ये आता है डायरेक्शन का। और वैसे भी ये पूरा एक यंत्र भी आता है। आप देखिएगा जो लोग वन में जाते हैं, ये जो कई चैनल हैं नेशनल जियोग्राफिक वाले, डिस्कवरी चैनल, ये नेशनल जियोग्राफिक डिस्कवरी, ये कई चैनल हैं। तो वहां जो लोग दिखाते हैं कि वो कैसे वन में जाते हैं, कभी कौन से जंगलों में, कभी कौन से में, उनके पास में एक दिक् सूचक यंत्र जरूर होता है। तो उसकी सहायता से मूवीज वगैरह में भी आप देखते हैं। प्रतीक, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार और प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवन, सड़कें, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियां या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों, रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं और इनको आसानी से खींचा जा सकता है। और जो एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते, किसी भी दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, आप इन चिन्ह की सहायता से समझ सकते हैं। ये देखिए रूट चिन्ह कहते हैं इनको। रेलवे लाइन है, ये बड़ी लाइन, मीटर लाइन और रेलवे स्टेशन। तो ये मैप के अंदर बना हुआ होगा, तो इससे आप समझ जाएंगे बड़ी लाइन,
मीटर लाइन और रेलवे स्टेशन है। फिर सड़कें, पक्की, कच्ची, पक्की सड़क का ये निशान होता है, कच्ची का ये होता है। सीमा अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और जिला, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा ऐसी होती है, फिर राज्य सीमा और फिर जिला की सीमा। फिर नदी ये ऐसी बनी होती है, कुएं ये ऐसे होते हैं, और नहर तो ये तालाब हो गया, पौंड, और फिर ये नहर है, और उसके बाद पुल, तो ये चिन्ह है। आप मैप में देख लेना, आपको मैप के अंदर ये चीजें दिखाई देगी तो आप समझ जाओगे। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी, तो ये जैसे मंदिर का चिन्ह है, ये गिरजाघर है, ये मस्जिद है और ये है छतरी। पोस्ट ऑफिस, ये सबके इनके चिन्ह हैं। फिर ये बस्ती, कब्रिस्तान, ये इनके चिन्ह है। पेड़, घास और ये इनके चिन्ह है। अब जैसे मान लीजिए मैं मैप में कहीं ऐसे ऐसे बना दूं तो आप समझ आओगे ना कि ये पेड़ है। ये ऐसा थोड़ी का ऐसे समझोगे कि यहां कोई ऊंट खड़ा मिलेगा, तो यही समझोगे ना कि पेड़ है वो। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। आप दुनिया के किसी भी मैप में देखोगे तो आपको उस जो चीज के लिए जो चिन्ह बना हुआ है वही चिन्ह मिलेगा इसमें। अब जैसे ये है कि सुंदरपुर गांव और इसके आसपास का क्षेत्र। अब ये सुंदरपुर नाम तो ऐसे दिया है जैसे कोई मूवी के अंदर जो नाम होते हैं, सुंदरपुर, ये बसंतपुर, ये सुंदरपुर, ये डुमरी। अब यहां देखिए ये सब प्रतीक चिन्ह है, ये देखिए ये आगे प्रतीक चिन्ह, ये आगे, ये कितने प्रतीक चिन्ह दिखाए हैं इन्होंने। ये है, ये नदी का, ये सब, ये उत्तर दिशा आ गई। और इसमें भी पैमाना मिलेगा आपको, ये रहा पैमाना, किलोमीटर, तो इनको रूट चिन्ह कहते हैं। अब आता है सामान्यतः नीले रंग का प्रयोग जो जलाशय है उनके लिए, भूरे रंग का प्रयोग पर्वत, पीले रंग का पठार और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। रेखा चित्र भी एक आरेखन है, यानी जो आरेख मतलब जो बनाया जाता है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। मतलब कोई एक बिना पैमाने के होता है ये। जैसे मान लीजिए आपका दोस्त यहां रहता है, ये कोई मंदिर है और वो इस मंदिर के पास में है, आप यहां हैं, तो क्या यार फोन पे यार और बता कैसे है, ठीक हो यार मैंने घर यहां पे लिया है तो यार मैं कैसे आऊं। तो अब जैसे मान लो वो कि भाई उसको बताने के लिए क्या बताया कि तेरे को मैं ना मैप बना के भेजता हूँ, पास बैठा होगा तो वैसे मान लीजिए किसी स्थान के बारे में बताना हो, और या जैसे मान लीजिए वो फोन पे उसको बना देगा एक पेन में, ये पेन कॉपी लेकर के, और बनाया मेरे घर से ऐसे, फिर यहां से ये जाना, इधर से ऐसे ऐसे करके यूं, फिर यहाँ एक पुल आएगा, फिर यहां से ऐसे, फिर इधर राइट, फिर लेफ्ट, ये तो इस तरीके से आ जा, ये बना दिया ना इसने पूरा। तो ये क्या है, एक रेखा चित्र है जिसमें कोई पैमाना नहीं है कि ये दो जीती उसने दूरी बताई कि वास्तव में इतना है क्या। तो इसको रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। फिर आता है खाका। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई प्लॉट वगैरह देखते हैं या कोई घर देखना है, तो आप देखते हैं कि वहां पूरा वो बना होता है उसमें कि साहब ये घर का चित्र है, यहाँ ये रूम होगा, इधर ये रूम है, ये किचन होगा, ये ऐसे है, इधर बाथरूम होगा, ये ऐसे। तो बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र, तो ये खाका होता है। अब ये प्रश्न देखते हैं हम। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं। वृक्षों के वितरण को तो भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र। तो क्या होगा सही उत्तर। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा, मुझे पता है क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है। और कंफ्यूज क्यों हो रहा है, आपको या तो भौतिक लग रहा है या थीमेटिक लग रहा है। बताओ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है ना आपको।
मुझे पता है आपके दिमाग में क्या आ रहा है, आपके कंफ्यूज हो रहा है कि यार भौतिक वाले में आएगा क्यों, भौतिक वाले में तो वो हमने पढ़े थे ये पर्वत महासागर की वो सब आते हैं, तो वृक्ष भी आते ही होंगे। इसका सही उत्तर ख होगा, थीमेटिक मानचित्र। पर्टिकुलर हमें कोई वर्षा का क्षेत्र दिखाना हो, हमें वन दिखाने हो, हमें सड़क मार्ग दिखाना हो, सड़कों का जाल दिखाना हो, तो उन चीजों के लिए पर्टिकुलर जो किसका प्रयोग किया जाता है, थीमेटिक मानचित्र का। भौतिक मानचित्र में आते हैं महासागर, महाद्वीप, पर्वत, पठार, इस तरह की चीजें बताई जाती हैं। वृक्षों का कोई वितरण नहीं दिखाया जाता है भौतिक मानचित्र में, तो सही होगा थीमेटिक। नीले रंग का इस्तेमाल किसको दिखाने में लिए किया जाता है, जलाशयों को। दिक सूचक का उपयोग किस लिए होता है, प्रतीक दिखाने के लिए, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, दूरी मापने के लिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, दिक सूचक का उपयोग क्यों होता है, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। पैमाना आवश्यक है किसके लिए, मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए और प्रतीकों के लिए। पैमाना किसके लिए आवश्यक होता है, तो रेखा चित्र नहीं होगा, और सही उत्तर क्या हो जाएगा, मानचित्रों के लिए। अब मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जो विद्यार्थी एनसीईआरटी की पुस्तक नहीं पढ़ेगा और ये अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ गया या ये वाला आ गया, 90% स्टूडेंट ये प्रश्न एग्जाम में गलत करके आएंगे। आप देख लेना, जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ेगा वो 100% ये प्रश्न गलत करेगा। अब ये पैमाना आवश्यक है, तो उसको मानचित्र और रेखा चित्र में डिफरेंस ही नहीं पता होगा, और किसी बड़ी पुस्तक या गाइड में ये कभी चीजें लिखी नहीं होती कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। वृक्षों के वितरण वाला ज्यादातर 90% स्टूडेंट टिका के आएंगे भौतिक वाला, और पैमाने वाले के अंदर टिका के आएंगे या तो रेखा चित्र करेंगे या मानचित्र, दोनों में से कोई भी तुक्का लगाएंगे। तो इसलिए एनसीईआरटी की पुस्तकों को पढ़ना जरूरी है, ये वाला हो जाएगा। तो ये आपके चैप्टर कंप्लीट हो गए, और ज्यादा बड़े चैप्टर नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर हैं 6 क्लास के। तो इसके बाद में फिर नेक्स्ट चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।